हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रोडक्शन को। तो बेसिकली आज इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज 4.5 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटी, राइट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो क्या पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने मैट्रिसेस पढ़ा, ठीक है। मैट्रिक्स की अलजेब्रा अलग थी, मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। देन उसके बाद हमने ट्रांसपोज वगैरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है। अगर आप कन्वर्ज करें, है ना, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि जो हमने मैट्रिक्स में मतलब स्टार्टिंग से अगर आप देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को निकालने के लिए हमें काहे की ज़रूरत पड़ेगी। हमें बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। हमें ट्रांसपोज क्या होता है इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालना भी आना चाहिए। हमें एडजॉइंट निकालना भी आना चाहिए। हमें इन्वर्स निकालना भी आना चाहिए। तो कहने का मतलब हमने जितना अभी तक पढ़ा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, वो सारा का सारा, यानी कि अगर मुझे किसी बच्चे का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की नॉलेज चेक करनी है तो मैं उससे इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछूंगा। इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि भैया उस बच्चे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आता होगा, उसको ट्रांसपोज भी आता होगा, उसको डिटर्मिनेंट भी आता होगा, उसको एडजॉइंट निकालना भी आता होगा, उसको इन्वर्स निकालना भी आता होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये जेईई का भी फेवरेट है, ये बोर्ड्स का भी फेवरेट है और एनडीए का भी फेवरेट है। तो सभी, है ना, सीयूईटी का भी फेवरेट है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है हर एग्जाम्स का, है ना, क्योंकि हर एग्जाम में वो अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जानकारी पूछना चाहते हैं तो सिर्फ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से काफ़ी सारी चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी होती हैं, ना। तो अगर आप 10वीं क्लास में जब आप थे तो आपने लीनियर इक्वेशंस, है ना, पेयर ऑफ, चैप्टर का नाम होता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपका ऐसा होता था, ठीक है। ये आपका इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता था। तो इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, ना। इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो अगर यहां पे 3 वेरिएबल्स में इक्वेशंस हो जाएं तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको किस तरीके का दिखता है। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। So this is the system of linear equations, है ना, system of linear equations। अब उसने हमारे को टॉपिक क्या दिया भैया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने यहां पे लिख लिए, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि एट द एंड हमें ऐसे x और y और z का वैल्यू निकालना है जो साइमल्टेनियसली इन तीनों इक्वेशन को एक साथ फुलफिल करे। भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, x y z की वैल्यूज निकालना जो तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली फुलफिल करे, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, एक साथ सेटिस्फाई करे। तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए जी, तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, जो रूल्स में आपको एक 3
वेरिएबल वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बता रहा हूं, वो आपको 2 वेरिएबल्स वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में भी लगेंगे, ठीक है। तो जो रूल्स मैं इधर बता रहा हूं वो उधर भी लग जाएंगे। तो इसलिए एक 3/3 को स्टडी करते हैं तो 2/2 तो अपने आप ही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहां से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है। ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, A3 B3 और C3, और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैंने कह दिया लेट्स से A, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे दिस इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स, अब देखिए यहां पे एक मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं, क्या, वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, इट इज X Y Z, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास यानी कि D1 D2 D3, D1 D2 D3, सो दिस इज, इसको मैंने बोल दिया X, इसको बोल दिया मैंने B, ठीक। तो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करके और राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से कंपैरिजन करें तो वापस से हमारे पास यही तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करें और राइट साइड वाली मैट्रिक्स से कंपैरिजन करें तो वापस से हमारे पास वही तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे चेंज कर लिया, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या, अच्छा हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, यानी कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, यानी कि एक्चुअल में हमें एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना हमारा पर्पस है। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सो टेक्निकली मेरे पास क्या आ गया, ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स। अब प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। दैट मीन्स ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो एक्स हमारे पास क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू बी, वेयर ए क्या है बच्चों, ए क्या है बच्चों, ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, और बी आपका क्या है बेटा, बी आपका क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि राइट साइड में जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चों, हर चीज अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर हम लोग इसको भी फर्दर सॉल्व करने लगे, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स कितना होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर हम एक्स मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं तो एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। फिर से देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, अगर हम एक्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं तो एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब ये जो ज्ञान मैंने आपको बताया है, इस ज्ञान को डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डोंट वरी एट ऑल, प्लीज अभी वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है इसको डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे इन द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू लर्न कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, आगे चलें क्या। अब बच्चों यहां पे बहुत ही खतरनाक एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, सभी लोग बहुत ही फोकस के साथ देखेंगे ना, सभी लोग एक बार फोकस के साथ देखेंगे।
बच्चों हमने एक्स मैट्रिक्स को निकालने का जुगाड़ तो बताया आपको, लेकिन यहां पे सर्टेन केसेस डेवलप होते हैं। केस नंबर 1, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो सोनू मोनू टोनू का सबका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स मैट्रिक्स में सेम आएगा। मतलब हमको सबको एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू, एक z का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा उस टाइम पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये तो था केस 1, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब कभी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, तो उसके लिए भी हमें केस सीखने पड़ेंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। केस 2 क्या कहता है बच्चों, केस 2 क्या कहता है, और ये सारे के सारे केसेस अभी हम लोग अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, है ना, क्वेश्चन में। केस 2 कहता है कि यार अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो हो गया, केस 2 कहता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहां से दो केसेस पैदा होते हैं, यहां से दो केसेस पैदा होते हैं। कौन कौन से दो केसेस समझिएगा। अगर x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझो, यही होगा क्या, अरे यही होगा क्या, जल्दी से बताओ, यही होगा क्या, जल्दी से बता दो, यही होगा क्या, x इंटू डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, यही हमने उधर भी कर दिया। अब बच्चों एक बात समझो, अगर वो कहता है कि यार डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो है एंड वो क्या कह देता है, एंड वो क्या कह देता है, देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो, ठीक है ना, उसके बाद वो कहता है कि यार ये राइट साइड वाली जो क्वांटिटी है यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो है, यानी कि उसने क्या करा, इसको भी जीरो बना दिया और इस क्वांटिटी को भी जीरो बना दिया। तो यहां पे दुनिया में x कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, एनी क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि एनीथिंग इंटू जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे केस में x कोई भी क्वांटिटी अगर हो सकता है, तो जब ये वाला केस होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, जब डिटरमिनेंट a इक्वल टू जीरो, जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो इस वाले केस में आपको क्या मिलता है बच्चों, इनफाइनाइट, है ना, x क्या था, सॉल्यूशन मैट्रिक्स था ना बेटा, वेरिएबल मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब x कोई भी वैल्यू हो सकती है, x मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये दुनिया को कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ना, ये दुनिया को कोई भी कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसे में तो हमारे पास इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, उस टाइम पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब फिर से यहां वाला केस दिखेगा, यहां वाला केस दिखेगा। अब कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि जो राइट साइड वाली क्वांटिटी है ये नॉट जीरो है, यानी कि ये एक नल मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स नहीं है। अब अगर ये एक नल मैट्रिक्स नहीं है बच्चों, तो बहुत ध्यान समझिएगा, यार ये जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कभी हो सकता है दुनिया में कि किसी भी मैट्रिक्स की एक जीरो में मल्टीप्लाई करके और नॉन जीरो आ जाए, किसी क्वांटिटी की जीरो में मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो क्वांटिटी आए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। किसी क्वांटिटी की अगर आप जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो होना ही पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब ऐसा कोई
पॉसिबल नहीं है, नो सच मैट्रिक्स इज पॉसिबल, नो सच मैट्रिक्स पॉसिबल है ना, नो सच मैट्रिक्स पॉसिबल, नो सच मैट्रिक्स पॉसिबल। अब जब ऐसा x कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, ऐसी x जैसी कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमारे को इस पर्टिकुलर केस में क्या मिल जाता है, नो सॉल्यूशन मिल जाता है बच्चों। क्या मिल जाता है हमें, नो सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो सॉल्यूशन का केस है ये। और जब नो सॉल्यूशन होता है बच्चों, तो उस टाइम पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कैसा होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज करूंगा, थोड़ा सा स्क्वीज करूंगा, जिससे कि मैं जानकारियां लिख पाऊं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे केस में नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन होने की वजह से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। तो ये सारी बातें आप नोट करेंगे, ये सारी बातें आप नोट करेंगे, ये सारी बातें आप नोट करेंगे। तो एट फर्स्ट आप पहली बार कुछ ऐसा सीख रहे हो, तो मैं मानता हूं कि यार आपको 50% चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिंपल क्या किया है, हमने कहा भैया एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उससे हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, वेरिएबल मैट्रिक्स बनाई, और उससे हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाई। हमने यानी कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मॉडल में कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मॉडल में कन्वर्ट किया, हमारी इच्छा क्या है, एक्स मैट्रिक्स को निकालना, क्योंकि एक बार एक्स मैट्रिक्स निकल गई तो उसका मतलब उसके सारे एलिमेंट्स भी निकल जाएंगे और वही सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स किया, तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू ए इनवर्स भी आ गया, और x इक्वल टू हमने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b के तौर पे हमने लिख दिया। हमने कहा ये देखो सॉल्यूशन तो आपका ऐसे ही आएगा। फिर हमने कहा देखो डिफरेंट केसेस आपके साथ हो सकते हैं। देखो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, और उस केस में आपका मेरा सबका एक ही आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, उस टाइम पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लेकिन अगर आपकी और मेरी किस्मत खराब हुई और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम फर्दर क्या चेक करेंगे, हम ये वाली क्वांटिटी चेक करेंगे। जब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू चेक हो, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 आ गया, तो फिर हम लोग ये वाली क्वांटिटी चेक करेंगे। अब ये वाली क्वांटिटी की वैल्यू या तो 0 आएगी, या ये वाली क्वांटिटी की वैल्यू नॉन 0 आएगी। भैया जब डिटर्मिनेंट a हमारा 0 आ गया, तो फिर हम नेक्स्ट कौन सी क्वांटिटी चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b को चेक करेंगे। तो अगर ये क्वांटिटी हमारी 0 आ गई, ठीक है ना, तो हमारे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट। और अगर हमारी एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम लोगों को नो सॉल्यूशन का केस मिलेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पूरा ऑपरेशन कर दिया है बेटा, है ना, पूरा ऑपरेशन कर दिया है। 50% मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग 50% जब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, जब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा, नोट करिएगा और फिर मेरे साथ आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए करिए। चलिए अब एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 27। ठीक है, इसको जरा ट्राई करते हैं भैया ना,
इसको ट्राई करते हैं। देखिए अब आपके पास चॉइस है, आप क्लास 10th वाले मेथड से, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जादू ये है कि अब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यहाँ लिख दूँ बच्चों, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यहाँ लिख दूँ बच्चों, 2x + 5y 3x + 2y बराबर 7। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स उतारूं तो देखिए यहाँ पे 2 5 3 2 कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई आ गई, और यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आपके पास 1 7 आ जाएगी। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके कंपैरिजन करेंगे तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, यही पेयर ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे। तो ये कोफिशिएंट वाली जो मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट वाली जो मैट्रिक्स है, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने x बोला और इसको मैंने b बोला। तो यानी कि मेरे पास ax बराबर b आ गया बच्चों, यानी कि मेरे पास x बराबर a इनवर्स b आ गया बच्चों, और यानी कि इसका मतलब मेरे पास x बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम क्या है, मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना। सबसे पहला काम क्या है मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग इतना लंबा क्यों कर रहे हैं। देखिए ये आपको नए वाला मेथड सिखाने के लिए एक 2x2 का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि नहीं आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करो या डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। देखिए जो उचित है वो तो वही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करें, लेकिन अगर हम वैसे ही करेंगे तो हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो नया सीखना है 2x2 में सीखेंगे, फिर 3x3 में अप्लाई करना आ जाएगा। तो ये पर्पस है बेसिकली इस क्वेश्चन का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की अगर मैं बात करूं बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा 2 5 3 2। और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि 2 2 4 -5 3 15, यानी कि माइनस का 11 आ गया। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये नॉन जीरो आ गया। हमारा डिटर्मिनेंट कैसा आ गया, नॉन जीरो। अब डिटर्मिनेंट अगर हमारा नॉन जीरो है तो ये बात सभी को पता है कि भैया हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। यानी कि हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा और हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि हमारे को सॉल्यूशन निकालना था, तो x मैट्रिक्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया, माइनस का 11। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a में क्या होगा बेटा, देखो a मैट्रिक्स अगर हमारे पास 2 5 3 2 है तो डेफिनेटली एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा बच्चों। अभी रिसेंट एक्सरसाइज में आपको बताया है कि देखो इनकी तो पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ a लिख दोगे, दैट इज 2 -5 -3 2 इंटू कौन सा मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स है ना। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू, देखो ना हम लोग यही काम तो कर रहे हैं, हम लोग यही काम तो कर रहे हैं। सो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स कितना भैया, 1 7। तो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज, देखिए अब ये 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 1 है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 1 मैट्रिक्स आएगा, है ना, 2 इंटू 1 मैट्रिक्स आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 -7 पंजे 35। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 3 + 7 दूनी 14। तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, इट इज़ -1/11 एंड दिस इज माइनस का 33 और यहाँ पे प्लस का 11। दैट मीन्स कितना हो गया बच्चों, इट इज़ 3 and -1। तो इसका मतलब x मैट्रिक्स कितनी थी बच्चों हमारे पास, xy, यानी कि ऑन कंपैरिजन with the xy we can say x is equal to 3 and y is equal to -1। तो हमने एक नया मेथड सीखा बच्चों, हमने एक नया मेथड सीखा टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
ठीक है ना। देखिए वो पुराना मेथड तो हमें आता ही है, उसमें क्या सीखना, नया मेथड सीखा हमने, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यूजिंग एडजॉइंट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमारे ये सॉल्यूशन सही आए हैं कि नहीं आए हैं, तो दोनों इक्वेशन को मैं x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, माइनस का 5 बराबर 1, फिर 3 तिया 9, माइनस का 2 बराबर 7। तो बिल्कुल सही है, ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यही हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चों, क्या कहते हो आप, क्लियर है क्या? वेरी गुड बेटा, वीडियो को पॉज करके और पूरा क्वेश्चन एक बार खुद से समझ के और सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, ठीक है। सॉल्यूशन नोट मत करो, सॉल्यूशन को समझो और उसके बाद अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे, अपने आप अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मेरा धर्म है कहने का, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ओ री री री। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। ये एक 3x3, ये एक 3x3 यानी कि एक बेसिकली 3 वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लें बच्चों। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लें 3 - 2 3, तो 3 - 2 3, ठीक है। फिर 2 1 - 1, so 2 1 - 1, फिर 4 - 3 2, and then we have x y z, है ना, and then we have x y z as variable matrix, and then we have constant matrix as 8 1 and 4, ठीक है, 8 1 and 4। तो यानी कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। तो आइए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बोल देता हूं मैं A, इसको बोल देता हूं मैं X और इसको बोल देता हूं मैं B।
तो वही हमारे पास इक्वेशंस होती हैं ax बराबर b, और यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, एंड इससे आ जाता है x इज इक्वल टू 1 अपॉन a इनवर्स क्या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या क्या करना है हमें यहाँ। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, अब हमें इसको सॉल्व करना है ना, टू फाइंड आउट द x वैल्यू ना, इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपको नहीं लगता कि हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a को निकालना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना, ठीक है, यानी कि 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ठीक है, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 एंड 4 माइनस 3 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूं तो देखो मेरे पास क्या होगा, 3 प्लस का, देन 2 माइनस का 3, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस का 2, एंड देन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस का 4, फिर प्लस का 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया माइनस का 6 और माइनस का 4। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a लेके आ जाएंगे कितना बच्चों, माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 3, 4 4 8 और दूनी 16, और माइनस का 10 इंटू 3 माइनस का 30, तो यानी कि माइनस का 33 और प्लस का 16, यानी कि इसका मतलब हो गया माइनस का 17, ठीक है। सो क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये सारी बातें हटा के और सिर्फ माइनस का 17 लिख दे रहा हूँ, उससे मेरे को जगह मिल जाएगी। तो एक बात तो बाकी है कि यार डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि जान बची और हमारा सबका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा बच्चों, अब इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, सबका सेम सॉल्यूशन आएगा हमका, और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या करना है। अब हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए बेसिकली इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी कि माइनस का 17 इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, है ना। b कितना है बच्चों, इट इज 814। अब बच्चों एक बात समझो, एडजॉइंट ऑफ a निकालना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। हमने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स इज दिस। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालना इतना आसान काम नहीं है, तो इसलिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ a को क्या करेंगे बच्चों, इधर साइड पे निकालेंगे, ठीक है, अपना राइट साइड पे निकालेंगे। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ a कितना आ जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो a मैट्रिक्स लिख दीजिए, a मैट्रिक्स क्या है भैया, इट इज 3। अच्छा ये काम अब आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ये काम आपको अब थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा बच्चों। क्यों करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि अदरवाइज तो आप इसी क्वेश्चन में अटके रह जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा, ओके। अब आपको एडजॉइंट क्या कहता है भैया, एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा, और पहले ये क्वेश्चन इसलिए 6 नंबर का आता था, ठीक है, कितने का, 6 नंबर का। सो एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट द कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, C11 C12 C13 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कोफैक्टर जो है जरा उतारते हैं। C11 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, ठीक है, तो यानी कि प्लस का M11, और ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट इस पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम लोग बात करें तो कितना कोफैक्टर हो जाएगा भैया, इट इज़ 1 -1 -3 और 2, तो यानी कि 2 - 3 दैट इज माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर कितना हो गया भैया, -1। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही
केयरफुली सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब सारे ऐसे करके हमें 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। C12 यानी कि हमको इसका कोफैक्टर चाहिए, तो यानी कि -1 का पावर 1 + 2, M12 यानी कि माइनस ऑफ M12 यानी कि माइनस ऑफ डिटरमिनेंट कितना, इसका हमको माइनर चाहिए, तो 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 2, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा ये -2 दूनी 4 + 4, तो यानी कि -8, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, ये -8 हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब C13 निकालेंगे, C13 निकालेंगे बच्चों, तो C13 कितना हो जाएगा, इट इज -1 की पावर 1 + 3 M13, दैट मीन्स प्लस M13, दैट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर, तो 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, इट इज -6, 2 3 6 -4, तो -10 हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब C13 इज -10। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, C21, C21 का मतलब क्या है बेटा, -1 की पावर 2 + 1 M21, ठीक है, M21, नाउ इट इज व्हाट वी कैन से माइनस ऑफ M21, यानी कि माइनस ऑफ M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का हमें माइनर चाहिए, तो -2 3 -3 2, -2 3 -3 2, तो इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस का 4 और प्लस का 9, तो 9 में से 4 गया 5 और माइनस का 5, ठीक है। सो माइनस का 5 हो गया ये, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, C22 निकालना पड़ेगा अब आपको। C22 देखेंगे भैया, C22 कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज -1 की पावर 2 + 2 M22, दैट मीन्स प्लस का M22 यानी कि इट इज इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर, तो 3 3 4 2, 3 3 4 2, यानी कि 3 दूनी 6 -4 3 12, यानी कि -6, तो सारे के सारे कोफैक्टर माइनस में आ रहे हैं भैया ना, देख रहे हो आप? क्लियर है। C23 देखेंगे अब, C23 देखेंगे बच्चों, तो C23 कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज -1 की पावर 2 + 3 एंड M23, यानी कि माइनस ऑफ M23, यानी कि माइनस इस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर कितना होगा, 3 - 2 4 -3, 3 - 2 4 -3, इट मीन्स -3 3 माइनस का 9 और +4 दूनी 8, ठीक है। सो इट मीन्स माइनस का 1 और माइनस +1, ठीक है। पहली बार एक प्लस कोफैक्टर आया हमारे पास, मुबारक हो, है ना, +1। ओके, अब बचे हुए 3 कोफैक्टर्स और लिखने हैं एंड देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। M31, तो यानी कि +M31, डेट मीन्स +M31 कितना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें तो -2 3 1 -1, -2 3 1 -1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, इट्स प्लस का 2 माइनस का 3, इट मीन्स माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 3, इट मीन्स माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा। आगे चलें क्या, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, C32 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि -1 की पावर 3 + 2, तो माइनस ऑफ M32, यानी कि -M32, इसका माइनर कितना होगा भैया, 3 3 2 -1, 3 3 2 -1, तो इसका मतलब माइनस का 3 और माइनस का 6, ठीक है। तो ये कितना होगा, प्लस का 9 हो जाएगा ना, तो 6 3 9 और प्लस का 9, तो प्लस का 9 हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों लास्ट में C33 निकालना है हमें, तो C33 यानी कि -1 की पावर 3 + 3 प्लस M33, यानी कि इट इज डिटरमिनेंट कितना, 3 - 2 और 2 1, यानी कि 3 माइनस प्लस 2 दूनी 4 3 7, तो दिस इज 7। एक बार आपके पास यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, अब आप एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, उसका ट्रांसपोज ले सकते हो। तो ट्रांसपोज तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ट्रांसपोज तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो। कितना होगा ट्रांसपोज, इट इज -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7
एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन 814। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, इट इज़ -1/17। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -8 -5 -4, 8 5 13 और 4 17, तो -17 तो यही हो गया, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 8 64, -6 + 9 = 36, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 4 70 और 36, ये हो जाएगा -34, ठीक है बच्चों, -34। फिर -80 + 1 + 7 = 28, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे 28 और 1 29, और ये आ जाएगा -51, ठीक है। तो अगर आप बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपके पास एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो x मैट्रिक्स क्या है, आपकी x मैट्रिक्स क्या है, इट इज XYZ, है ना। सो XYZ को कंपैरिजन किससे होगा, इट इज -17 अपॉन -1/17, तो यानी कि 1 2 और 3, तो यानी कि ऑन कंपैरिजन यू कैन टेल कि यार x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है एंड z का वैल्यू 3 है, ठीक है बेटा। ऐसे करके आपको ये एक 3 वेरिएबल्स के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी है बट मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको कौन सा मतलब, ठीक है एक बार कर लो, ठीक है एक ही बार करनी है पूरी एक्सरसाइज, एक ही बार करनी है। उसके बाद वंस इट इज अंडरस्टूड टू यू ऑल, तो उसके बाद आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप लेंथी क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व कर सकते हो कि हाँ यार हमको पता है कि इसके अंदर क्या होता है। बट वन टाइम प्रैक्टिस इज नीडेड सो दैट कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है ना। जैसे मैंने इतने सारे कोफैक्टर्स निकाले, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और एडजॉइंट निकाला, और उसके बाद भी देखो फाइनली आंसर हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आया है। तो इट कम्स विद द प्रैक्टिस, द मोर एंड मोर यू डू प्रैक्टिस द लेस एंड लेस एरर यू गेट, ठीक है। सो मोर एंड मोर एक्यूरेट यू बिकम, ठीक है। ओके, सो डू वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, आई थिंक, है ना। तो एक एग्जाम्पल और करेंगे, बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट प्लीज pause the video to note it down, please pause the video to note it down, please pause the video to note it down, ठीक है। क्लियर है क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, आगे चलें क्या, चलिए। ओके, क्या बात है। सो एग्जाम्पल नंबर 29, इसके अंदर कुछ ऐसा दिया तो नहीं है बट कुछ तो दिया है, देखते हैं क्या दिया है और क्या निकालने को बोला है। तो कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो इन जनरल हम लोग 3 नंबर्स का सम है तो हम लोग ऐसे ही अपने दिमाग में लिखेंगे कि भाई मान लो वो 3 नंबर x y z हैं, ठीक है, मान लो वो 3 नंबर्स x y z हैं। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, अगर हम लोग थर्ड नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, वी गेट 11। चलो जी, एक दूसरी इक्वेशन भी आ गई। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ दी सेकंड नंबर। तो बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर we get double of the second number, that means x minus 2y plus z बराबर 0, यानी कि तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। तो यानी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया भाई, ठीक है भैया। रिप्रेजेंट इट एल्जेब्राइकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसको एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करो, तो हमने कर दिया एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट, एंड फाइंड द नंबर्स। अब हमें x, y और z यानी कि तीनों नंबर चाहिए यूजिंग मैट्रिक्स मेथड लेके हमें इसको आना है। तो यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला है इन शॉर्ट आपसे। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां से सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग 1 1 1, उसके बाद यहां पे x का कोफिशिएंट तो 0 ही है, चेक कर लो। तो 0 1 3, यहाँ पे 1 - 2 और 1, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स x y z होगी,
जिसको अपन x बोलेंगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स 6, 11 और 0, जिसको हम लोग b बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? वही काम करना है यार, शांति से अपने को वही निकालना है। अब स्टूडेंट्स ax इक्वल टू b है, तो वही अपना पुराना मेथड कि भैया x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। फिलहाल इस इक्वेशन को 1 इक्वेशन बोल दे रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे 1 1 1 0 1 3 एंड 1 माइनस 2 1। ठीक है, अब हमें भी पता है कि यार हमें सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए, उससे हमारा फायदा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स 0 इंटू एनीथिंग को तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, और 1 इंटू, अब क्या होगा? ये रो और ये कॉलम डिलीट। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 1 1। क्लियर है क्या? चेक करेंगे भैया जरा। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 3, देन अब क्या करेंगे? 1 इंटू माइनस 2 एंड माइनस का 1। ठीक है, सो दिस इज 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू 1 0, देन माइनस 3 इंटू माइनस का 3, दैट इज प्लस का 9। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारी आपकी किस्मत अच्छी है। और हमें क्या चाहिए? इसका मतलब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा भैया? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं, हमने इस इक्वेशन में क्या करना है? x मैट्रिक्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी कि 9। एडजॉइंट ऑफ a हमें पता नहीं है ना, एडजॉइंट ऑफ a हमें पता नहीं है। और b मैट्रिक्स कितना है बच्चों हमारा? 6 11 एंड 0। ठीक है, 6 11 एंड 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? 6 11 एंड 0। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए फिर से हमें खोपचे में जाना पड़ेगा, है ना? खोपचा समझते हो? एक कोना, कॉर्नर। ठीक है, तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार मैट्रिक्स a ही क्या है हमारे पास। इट इज 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा भैया? इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 C33। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो C11 कितना होगा? माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 M11, यानी कि पॉजिटिव M11। यानी कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम बात करें तो क्या होगा भैया हमारे पास? माइनर कितना हो जाएगा? इट इज 1 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2 1। तो इसका मतलब 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 just 6, तो यानी कि 7 आ गया। तो यानी कि ये कोफैक्टर कितना आ गया भाई हमारे पास? 7 आ गया। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बोलो। अच्छा, अब ऐसे ही करके बेटा आपको सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। ये लेंथी और बोरिंग मेथड तो है ही, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। C12 कितना होगा? इट इज माइनस M12, है ना? यानी कि माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 0 3 1 माइनस 0 3 1 1, तो 0 3 1 1, तो इट इज 0 माइनस का 3 प्लस का 3 आ गया, तो इट इज प्लस का 3। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, C13 कितना होगा? इट इज प्लस M13, यानी कि इट इज 0 1 1 माइनस 2 0 1 1 माइनस 2, इट इज 0 माइनस 1, तो यानी कि इसका मतलब आंसर कितना हो गया? माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, अगर टेक्निकली देखो आप, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपके पास फर्स्ट रो क्लियर हो गया। ठीक है,
अब आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स फिल करने हैं, यानी कि C21 कितना होगा आपका, इट इज़ -M21, यानी कि -M21, यानी कि इसका माइनर कितना होगा बेटा, ये रो ये कॉलम खत्म कर दिया, 1 1 -21, 1 1 -21, दैट मीन्स 1 और प्लस का 2, ठीक है। सो 2 1 3 माइनस का 3, सो इट मीन्स ये आ गया हमारे पास -3, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए अब C22 की बात करेंगे, C22 की बात करेंगे, यानी कि M22, दैट मीन्स M22 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट इज व्हाट वी कैन से सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया भैया पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0 आ गई। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आपको दिखाई तो दे रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक। C23 देखेंगे तो इट इज -M23, इट इज -M23 कितना हो जाएगा बच्चों, इट्स 1 1 1 -2, 1 1 1 -2, तो इसका मतलब -2 -1 माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब लास्ट रो भी फटाफट से खत्म कर दे रहे हैं। C31 इज प्लस का M31, इट इज 1 1 1 3 1 1 1 3, यानी कि 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। तो इट इज 2, क्लियर है, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट टू दिस इज व्हाट वी कैन से C32, इट इज -M32, दिस इज व्हाट वी कैन से बच्चों M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो इसका माइनर कितना होगा, 1103, 1103, दैट मीन्स माइनस ऑफ 3 - 0, यानी कि माइनस का 3, ठीक है। थोड़ा केयरफुली करें, हल्का सा भी आपका ध्यान हटा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। C33 इज प्लस M33, इट इज 1101, इट मीन्स 1, ठीक है। सो इट मीन्स 1, ठीक है। अब इसी का ही ट्रांसपोज क्या है, एडजॉइंट है। तो X मैट्रिक्स को तो हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज XYZ, तो XYZ और 1/9 एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का ट्रांसपोज 7 3 - 1 -3 0 3 2 - 3 1 एंड दिस इज 6 11 0, ठीक है। इट मीन्स XYZ is equal to 1/9 and this is फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 6 42 -11 3 33 प्लस 2 × 0 0, ठीक है। फिर 6 3 18 प्लस 0 माइनस का 0, ठीक है, ओके। फिर माइनस का 6 प्लस 11 3 33 प्लस 0, तो इसका मतलब XYZ आपका क्या आ जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो 42 में से 33 गया, 7 2 9, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, 18/9 2 आ गया, और 33 में से 6 गया, 27/9 3 आ गया। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो आज के लेक्चर में हमने आपको समझाया है ना, कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो स्टूडेंट्स इसी से आपको एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस करने हैं एंड देन यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाटएवर द एक्स्ट्रा बुक यू गाइस आर फॉलोइंग, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअली हमने चीज़ों को लर्न कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपके NCERT में मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये है ना। कॉन्सेप्चुअली लर्न करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि जब हम लोग NDA या JEE के लिए पढ़ते हैं तो इसी टॉपिक के अंदर क्रैमर्स रूल पढ़ाते हैं, है ना, होमोजेनस नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में सिखाते हैं, बट आपके कोर्स में इतना ही है तो आपको इतना ही सीखना है, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स जिन लोगों को नहीं पता है या जिनको पता भी है, जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम चलाते हैं क्लास 12th बैच के लिए, जिसका नाम है सफल बैच, जो कि बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे हम लोग चलाते हैं, राइट है। और 1999 रुपीज़ उसकी साल भर की फ़ीस होती है,
ठीक है ना। इतना आई थिंक आप अपने शहर में मैथमेटिक्स के लिए 1 या 2 महीने का पे करते हो। सो दिस इज़ 1 टाइम एनुअल फीस, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसकी खासियत ये है कि एनसीईआरटी तो हम लोग करते करते हैं, बट हम लोग एनसीईआरटी प्लस प्रिपरेशन को लेके चलते हैं इस सफल बैच के प्रोग्राम में। और स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग हमारी जो DPPs होती हैं दैट कवर्स द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, RD, RS, PYQs, सैम्पल पेपर्स, है ना। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस मटेरियल फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज हो सकता है वो सब आपको DPPs में मिलता है। वी डू द डेडिकेटेड डाउट सेशंस रेगुलरली, हमारे पीरियोडिक टेस्ट चलते हैं, डेली लाइव क्लासेस, और कभी किसी बच्चे का कोई लेक्चर या कोई क्लास छूट जाए, कोई चैप्टर छूट जाए तो हमेशा साल भर नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। और आपके पास कोई भी फ़ोन हो, कोई भी टैबलेट PC हो, ठीक है ना, आप एंड्रॉयड से, मैकबुक से, विंडोज़ PC से या फिर आईफोन से कहीं से भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, iPad से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सफल बैच की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि यार एक 12th का बच्चा 12th में अच्छा कर सकता है अगर उसके 11th के बेसिक्स उसको बार बार परेशान ना करें। तो सफल बैच में हम लोग 11th के बेसिक्स को भी बहुत ही ड्यू इम्पोर्टेंस दे के चलते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको CBSE क्लास ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सफल बैच के अंदर फ्री कंटेंट भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ के लेक्चर्स, DPPs और टेस्ट। और स्टूडेंट्स ट्राई करिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं और आपके जैसे ही लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स वहाँ पे डेली बेसिस पे ग्रो करते हैं, है ना। और कभी भी हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस करके कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, राइट। हमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो वो ग्रोथ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल ज्वाइन करते हैं और आपको मैं बताऊं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हर साल हम लोग सफल बैच से निकालते हैं। एंड इट्स अ मैथ्स स्पेशल बैच जो कि हम लोग 12th बोर्ड्स के लिए एज वेल एज CUT के लिए आप बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। कोई भी आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की, आपके सीनियर की कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे बात करके भी सफल बैच का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बाय बाय, लव यू ऑल।